चंद दिन दूर है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। 60% तक ये इनरिचमेंट यूरेनियम की कर चुके हैं। 90% होती है यूरेनियम की इनरिचमेंट जिससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। अगर ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट्स खोल दे तो फिर ईरान पर सैंक्शन उठ जाएंगी, इसको ट्रेड करने की इजाजत दी जाएगी। इस वक्त मजाकरात हो रहे थे ईरान के अमेरिका के साथ। जितनी भी नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन के दौरान आप हमला नहीं करते। कि जिस लेवल का हमला हुआ है, जिस तरीके से उनसे साइंटिस्ट को मारा गया है, जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैनिपुलेट किया गया है, पासदाराने इनकलाब को किया गया है, आर्मी चीफ को किया गया है, ये एक रात में नहीं होता। जितना पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी इसराइल को, चांसेस है उतनी जल्दी जंग बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी गद्दाफी, थैंक यू फॉर सर, इनवाइटिंग। आप अभी हमने जब लास्ट इंटरव्यू किया था उसमें हमने फिफ्थ जनरेशन जो जेट्स थे उनकी भी बात की थी, लेकिन होना वो ऐसा हुआ कि ईरान और इसराइल के जंग में ही वो सामने आ गए। फिफ्थ जनरेशन के जो जेट्स थे वो गिरे हैं और जो ईरान ने गिराए हैं। और दूसरा जो ईरान का अटैक था तिल अवीव पे, वो कैसा था, इसके ओवरऑल थोड़ा सा बताएं। फिफ्थ जनरेशन जेट का भी बताएं, और जो ईरान ने मिसाइल दागे हैं तिल अवीव पे वो कैसे थे, ओवरऑल इस सब के बारे में बताएं सर। किताबी देखिए, इसके अंदर जो फिफ्थ जनरेशन जेट की बात करें वो F-35 है। दुनिया का नंबर 1 फाइटर जहाज है, अमेरिका का बना हुआ है। स्टेल्थ फीचर्स हैं, जिसका मतलब ये नजर नहीं आता रडार के थ्रू। हम्म। लेकिन जब 200 जहाजों ने हमला किया ईरान पर, उसमें सारे स्टेल्थ नहीं थे, हम्म। कॉम्बिनेशन थी। मेजोरिटी दूसरे जहाज थे, F-16 और F-15, और जो अपग्रेडेड वर्जन है अमेरिका ने उनको अपग्रेड किया हुआ है, इजराइल के पास वो जहाज है। और जो आपने पूछा कि ये उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे है, और ईरान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मार गिराए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ न्यूट्रल ऑब्जर्वर या किसी मीडिया से नहीं आ पाया। जैसे पाक फिजाइया ने, आपको याद होगा, हिंदुस्तान हम्म। के साथ जो मई में एस्केलेशन हुई थी और जंग हुई थी, और इधर पर लोकेशन भी बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक हम्म। सिग्नल भी बताए थे, उनकी रेडियो कॉल भी सुना दी थी, और फिर आपके सामने वीडियोस भी आ गई थी हिंदुस्तान के जहाजों के गिरने की। तो सब्सटैंशिएट फौरी तौर पर हो गया था, जिससे वाज़ेह है हिंदुस्तान के लोगों का और खासतौर पर फिजाइया का मोराल बड़ा डाउन हुआ होगा। इसराइल के अगर जहाज गिराए हैं ईरान ने, तो उनको चाहिए कि ये इनको ओपन करें पब्लिक के लोकेशन, या जो भी वीडियोस रिलीज कर सकते हैं, तब माना जाएगा। अभी तक काउंटर क्लेम और क्लेम हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा। हम्म। जहां तक आपने कहा कि इसराइल के खिलाफ जो ईरान अपने ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, ईरान के पास ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन ही सिर्फ प्रॉबेबली यही रह गई है, या ऑलमोस्ट ऑप्शन भी यूं कह लें कि यही रह गई है, क्योंकि ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो कोई कंपैरिजन नहीं है इस वक्त इसराइल के साथ। इसराइल के पास फर्स्ट लाइन दुनिया के जहाज हैं, अमेरिका की सपोर्ट है, फर्स्ट वर्ल्ड को हेल्प करती है, वेपन्स और बॉम्ब सारे लेटेस्ट हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि जो ईरान है उसके पास F-14 टॉमकैट जहाज है और फैंटम F-4 जहाज है। ये दोनों अमेरिका के बने हुए तो हैं, लेकिन शाह फरहान के जमाने के दिए हुए हैं। तो 50-60 साल हो गए इन जहाजों को, इतने पुराने हैं, ऑब्सलीट है, टेक्नोलॉजी इतनी रेलेवेंट नहीं रह गई। इसराइल तक पहुंच नहीं सकते हैं, रिफ्यूलिंग के बगैर में ऑप्शन नहीं है। तो जिस जो इसराइल तक जहाज ना पहुंचे इस वक्त, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल उनको रही है, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स उनको नहीं मिलते थे। एक बात। दूसरी जो सरप्राइज दिया, जो आप जिसकी आप बात कर रहे थे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का या बैलिस्टिक मिसाइल्स का, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ईरान के पास, और इन्होंने बहुत ज्यादा मिथ या उसकी जो तकब्बुर है उसको हिट किया है। क्योंकि इसराइल को ये ख्याल था कि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह का नहीं है उनका। पहले ये ज़हन में रखिएगा कि जब 200 जहाज आए थे ईरान हमला करने के लिए, किसी ने रास्ते में अरब मुल्क ने इंटरसेप्ट नहीं किया। ये गद्दाफी देखिए कि जो शॉर्टेस्ट रूट बनता है वो जॉर्डन इराक बनता है, किसी ने वार्निंग नहीं दी ईरान को कि जहाज आ रहे हैं, और वो 4,500 का फासला तय करके आना जाना करके वापस लैंड करके जाके। एक और चीज जो ज़हन में रखिएगा कि वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग उन्होंने जरूर की होगी रास्ते में, और 200 जहाजों को एयर टू रिफ्यूलिंग करने के लिए ऑलमोस्ट 15-20 जहाज एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर चाहिए। इसराइल के पास सिर्फ 6 जहाज हैं, तो किसने मुहैया किए? ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ। दूसरी बात यह है कि अब जब ईरान ने हमला किया इसराइल पर, जब मिसाइल यहाँ से जाते हैं, तो उसको रेजिस्टेंस कौन सी मिलती है? वही अरब मुल्क जो पहले आने वाले इसराइली जहाजों को रास्ता देते हैं। अब वो कहते हैं हमने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जो गुजरेगा हम मारेंगे, वो मारना शुरू कर देते हैं इन ड्रोन्स को। जब वो इसराइल पर पहुंच पाते हैं, इसराइल पर पहुंचने से पहले एक और भी इंटरसेप्शन उनको मिलती है। ये तो मिलती है जमीन से, समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर भी है अमेरिका का डिप्लॉयड। उसके पास भी ये फैसिलिटी है कि वो ड्रोन्स को और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार सकता है, वो भी हिट करते हैं। अरब मुल्क भी हिट कर रहे हैं। फिर ये जहां पहुंचता है तो 4 लेयर्स हैं इसराइल के पास जो डिफेंड करती हैं। उसके पास मुख्तलिफ हाई ऑल्टीट्यूड, मीडियम ऑल्टीट्यूड, स्पेस ऑल्टीट्यूड के लिए इंटरसेप्ट करने के लिए। फिर आयरन डोम की बारी आती है। उनके पास है स्लिंग,
डेविड स्ट्रेंग एक नेटवर्क है, दूसरा उनके पास है एरो 2, फिर एरो 3। ये 3 समझे नेटवर्क्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड, मीडियम ऑल्टीट्यूड और हम्म स्पेस से। और फिर हम्म बारी आती है आयरन डोम की, जिसको जाके पेनिट्रेट कर दिया। तो हम्म ईरानियों ने बहुत बड़ा शॉक दिया है इजरायली लोगों को और उनकी मिलिट्री को कि हम पेनिट्रेट, इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद। आप देखिए किस एनवायरनमेंट से गुजर कर वो लोग आए थे और किस हम्म एनवायरनमेंट से गुजर कर ये लोग गए हैं। तो उसके हम्म बावजूद अगर इन्होंने इसराइल तक पहुंच लिया और बड़ी वाइटल इंस्टॉलेशंस को हिट किया, तो एक तो बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने हम्म दूसरा पॉइंट नोट करें, जंग का माहौल फौरन बदलना शुरू हो गया, जो ईरान ने रिटेलिएशन शुरू की कामयाबी से। हम्म तीसरा पॉइंट ये नोट करें कि सिर्फ रिटेलिएशन नहीं हुई, जो हम्म इजरायली लोग हैं वो यूज टू नहीं है इस तरह की बीटिंग के, इस तरह के हम्म पैनिक, खौफ और हम्म इनसिक्योरिटी के। ये उन्होंने हम्म दूसरों को हमेशा दी है, इनसिक्योरिटी दी है, खौफ दिया है, अनइजीनेस दी है, बंकर्स में भेजा है, खुराक बंद की है, अस्पताल बंद किए हैं, बिजली ग्रिड स्टेशन को हमला किया। ये तो पहली दफा उनके खिलाफ हुआ है, तो उनको समझ आई है कि अच्छा इतना खतरनाक होता है, इतना दर्दनाक हम्म होता है जब बिल्डिंगें गिरती हैं। तो अब उनको फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ है। ईरान ने 3 दिन कैंपेन की है, तो ये बड़ी कारगर साबित हुई है। जितना इजरायली हम्म लीडरशिप ईरानी अवाम को उकसाने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी हुकूमत का साथ छोड़ दें, ये ड्रोन उससे ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं इजरायली विल के ऊपर, इजरायली आम लोगों के ऊपर, कि आप हम्म, अपनी हुकूमत का साथ छोड़ दें क्योंकि जस्टिफाइड वॉर नहीं कर रही। जी, दूसरा एक और एडवांटेज भी है ईरान को। डिसएडवांटेज तो बहुत है, डिसएडवांटेज की मैं हम्म बात करता हूँ। उन्होंने पहले दी एच जो है, एच हमास, हौतीस और हिजबुल्लाह, ये इनकी स्ट्रेंथ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम्म आजकल नहीं है उनके साथ उस तरह, क्योंकि वो टारगेटिंग बहुत हुई है, उनके लीडरशिप को लिमिटेड कर दिया गया है, मिसाइल रह जाते हैं दूसरे उनके पास एडवांटेज। जो हम्म डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इस वक्त ईरान की तरफ है वो ये है हम्म कि जो मिसाइल पेनिट्रेट कर चुकी है जो ईरान के अंदर, आपने नोट किया हम्म होगा, वो कहते हैं हमने ड्रोन में भी ईरानी सॉइल से टेक ऑफ किए हैं और उनके रडार्स को हिट किए। ये बड़ी खतरनाक, हम्म बहुत हम्म बड़ी लीडरशिप जो एलिमेंट है लेवल तक, ऊपर लेवल तक कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है। जिसका हम्म मतलब ये है कि ईरान को अपनी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी जितना जल्द हो, कि हम्म कौन वो लोग हैं जो मिले हुए थे जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इफेक्टिव बॉम्बिंग हुई है, इतनी ज्यादा टारगेटिंग हुई है ग्राउंड से। हम्म ये बड़ा एलिमेंट है। एक और हम्म एडवांटेज ईरान को ये है कि ईरान इसराइल से तकरीबन ज्योग्राफी के हिसाब से 70 गुना बड़ा मुल्क है ईरान। हम्म और जो लोग दोनों का कंपैरिजन नहीं समझ पाएंगे, मैं और आसान कर देता हूँ, पाकिस्तान से 40 गुना छोटा है इसराइल। और अगर अभी हम्म भी नहीं समझ पाए तो आप केपीके को 4 हिस्सों में कर लें, तो केपीके का चौथा हिस्सा है इसराइल। यानी इतना हम्म छोटा जोग्राफिया है इसराइल का। बिल्कुल तो ईरान को बिल्कुल बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब वो 150 हम्म मिसाइल मारता है, वो जब पहुंचते हैं वहां पर, मैं कहता हूँ 25, वैसे अंदाजे से कहें 25% भी पहुंच जाए, तो 40 मिसाइल अगर पहुंच जाते हैं, तो उसका जोग्राफिया है इतना छोटा कि पूरे इसराइल में हॉर्न बजते हैं, हूटर बजते हैं, बिल्कुल मॉर्निंग के लोग बिल्कुल बंकर में चले जाते हैं और लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही है बुरे तरीके से। तो बिल्कुल ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ईरान को एस्केलेट करना पड़ेगा टू डी एस्केलेट, तभी एक ओपिनियन इसराइल के अंदर बदलेगी अपनी हुकूमत के खिलाफ, कि वो अपनी हुकूमत को मना करें कि ये अनजस्टिफाइड वो हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं पाकिस्तान इंडिया के जब जंग हो रही थी तो मैं यही कहा करता था, आपके सामने दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। देखिए, हम्म जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर हम्म जस्टिफाइड होती है। बिल्कुल बिल्कुल जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान की ना कॉज जस्टिफाइड, ना हम्म वॉर, ना उनकी वॉर जस्टिफाइड थी और ना हम्म उनकी आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी। बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल देख लें, हमारी कॉज भी जस्टिफाइड थी क्योंकि हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, हमारी वॉर भी हम्म जस्टिफाइड थी और हमने परफॉर्मेंस देख के लिए थे, पर्टिकुलरली बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की और बड़ी इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट ये उठाया और बताया। अच्छा सर, इस ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी कह चुके हैं कि शायद ईरान के पास एटमी हथियार बन चुके हैं, जो एटमी असास से वो चीजें होती हैं वो बन चुकी हैं, और शायद और कुछ का तो कहना है कि इस मौजूदा जंग में ही शायद वो अपने आप को एटमी पावर साबित कर दे धमाके करके। तो इस तरह की भी कुछ चीजें चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या ईरान शायद वाकई इस सतह पर पहुंच चुका है? देखिए गद्दाफी, ये तो गेस वर्क है, रिलेटिव हम्म टर्म है, ऑफिशियली कभी हम्म भी कोई नहीं बताता जब तक वो अनफोल्ड नहीं करेंगे ऐसी कोई कैपेबिलिटी को। तो ये हम्म अजम्पशंस पे बात की जा सकती है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, ना ईरानी गवर्नमेंट अनाउंस किया ऑफिशियली, तो वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा, हमारा प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन हम्म जो सिग्निफिकेंट उनकी अचीवमेंट है, जो वेस्टर्न मीडिया कहता है, मैं फिर भी अथेंटिकेट नहीं कर सकता, ये ओपन सोर्स है, वो कहते हैं जी हम्म 60% तक ये इनरिचमेंट यूरेनियम की कर चुके हैं। सिक्सटी हम्म परसेंट के बाद 90% होती है यूरेनियम की रिचमेंट, जिससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं।
तो हुँ, 60% कर लेना बहुत मुश्किल होता है। जब आप 60 पर बिल पहुंच जाते हैं तो 90 पर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होता। मैं वैसे आपको हुँ, एक स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी या एयरफोर्स के बिल अपने बैकग्राउंड के से आपको ये बता सकता हूँ कि हुँ, 90% पर जब होता है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। तो हुँ, जिसका मतलब ये है कि बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन जब तक ईरान एग्जिबिट नहीं करता उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये बिल assumption बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में एक छोटा-सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ईरान और इज़राइल की इस जंग को बढ़ता हुआ देख रहे हैं या अनकरीब ख़त्म हो जाएगी या टेबल टॉक्स, डील हो जाएगी, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ईरान ने तो कहा है हम अब कोई टेबल पर नहीं बैठेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जानिब से आया कि आप बातचीत कर लें, लेकिन ईरान की तरफ से तो ना का बात आई है कि नहीं करेंगे। लेकिन कदाफी उसकी वजह थोड़ी सी हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ईरान ने हुँ, हुँ, 1968 में एनपीटी साइन किया था। 1917 ने 70 में दोबारा उसको रेटिफाई भी कर दिया था। आप अंदाजा लगाए 50 साल 55 साल हो गए हुँ, हुँ, तकरीबन। इतना पहले उन्होंने साइन किया था। चले फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2011-12 पे आ जाता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर, यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अंग्रेजी में कहा था कि चंद दिन दूर है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। ये हुँ, 2011-12 की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, तन दिन 13 साल गुजर गए तो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना। फिर हुँ, 2015 में डील होती है अमेरिका की और इसराइल की और ईरान की कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट्स खोल दे तो हुँ, फिर हुँ, ईरान पर सैंक्शन उठ जाएंगी, इसको ट्रेड करने की इजाजत दी जाएगी। ये अभी शुरू ही हुआ था 2015 में, तो हुँ, 2018 में यही प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हुकूमत पे, उन्होंने वन साइडेड उसको मंसूख कर दिया। और हुँ, वजह हुँ, क्या थी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर को ये शक था कि ये जो हमने डील की है इसमें उनकी हुकूमत तो नहीं गिरी। वो ये समझ रहे थे कि जब एक्सेस करेंगे न्यूक्लियर प्लांट्स को खोलेंगे तो रिवॉल्ट शुरू हो जाएगी और ईरानी हुकूमत शायद गिर जाएगी, वो नहीं गिरी। वन हुँ, साइडेड एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया 2018 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इस वक्त मजाकरात हो रहे थे ईरान के अमेरिका के साथ। हुँ, हुँ, कभी भी एज पर एथिक्स एंड मोरालिटी जितनी भी नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन के दौरान आप हमला नहीं करते। बिल्कुल। नेगोशिएशन फेल होती है तो हमला करते। जब आप और हुँ, मेरे में इख्तलाफ हो जाए कि मैंने हुँ, आपकी हुँ, नहीं माननी और आपने मुझे नहीं माननी, फिर हमें इजाजत है एक दूसरे पर जो मर्जी करें। लेकिन जब आप हुँ, बातचीत कर रहे हैं उस दौरान हमला कैसे कर सकते हैं? तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि उसको ट्रैप किया गया है। इस वजह से हुँ, ईरान का ट्रस्ट खराब है। जो आप कह रहे थे कि वो कहते हैं हुँ, नेगोशिएशन नहीं करनी, वो इसलिए हुँ, नहीं करनी कि उनको ख्याल ये है, ये बल्कि यकीन हुँ, है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ये मिसलीड किया गया है, हमें लगाया गया है पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर और पीछे हम पर हमला कर दिया गया। और उसका सबूत बिल्कुल। ये है कि जिस लेवल का हमला हुआ है, जिस तरीके से उनसे साइंटिस्ट को मारा गया है, जिस तरीके से उनके पॉलिटिकल लीडरशिप को मैनिपुलेट किया गया है, पासदारान इनकलाब को किया गया है, आर्मी चीफ को किया गया है, ये एक रात में नहीं होता। आप बहुत बिल्कुल। सालों मेहनत करते हैं, सेटअप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं और फिर प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तो ईरान हुँ, को ये हुँ, यकीन हो गया कि सारा उनको मिसलीड करके एक रास्ते पर भेजा गया, दूसरा हुँ, हुँ। ऑप्शन अमेरिका ने और इसराइल ने ले लिया। इसलिए ये ट्रस्ट खराब हो गया। तो इसलिए मुझे अ, कहीं जाता नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ईरान को शायद एक ही ऑप्शन है कि वो एस्केलेट करे ताकि डी एस्केलेट हो जाए। जितना पनिशमेंट हुँ, ज्यादा मिलेगी इसराइल को, चांसेस है उतनी जल्दी जंग बात हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन और बाकी भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको ईरान का साथ देना चाहिए और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है और बड़ी भरपूर किस्म की है और उससे तमाम मुस्लिम ममालिक भी खुश हैं, मुस्लिम लोग भी खुश हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और खालिद चिश्ती साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।